अस्सलाम वालेकुम। हमारे जिस्म के सही तरीके से काम करने के लिए हमारे खून का पीएच यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन काफ़ी हद तक महदूद होना चाहिए। तो खून के पीएच को होना चाहिए 7.35 यानी 7.35 और 7.45 यानी 7.45 के दरमियान। अगर पीएच गिरता है 7.35 से नीचे तो आपको कहा जाता है कि आपको है एसिडोसिस, आपको डायग्नोज किया जाता है एसिडोसिस। आपका खून काफ़ी ज़्यादा एसिडिक हो रहा है इस वक्त। आपके खून के अंदर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन या तादाद बहुत बढ़ गई है या फिर हाइड्रोनियम की। और अगर आपके खून का पीएच बढ़ता है 7.45 से तो आपको डायग्नोज किया जाता है एल्कलोसिस के साथ। आपका खून बहुत एल्कलाइन हो चुका है, बहुत बेसिक बन गया है आपका खून। हाइड्रोजन आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है या जो तादाद है आपके खून में वो बहुत कम हो रही है। तो अब शायद आप कहेंगे वाह, ये तो बहुत ही कोई कम रेंज है, यानी छोटी रेंज है। हमारा जिस्म कैसे इन एसिडिक चीज़ों के साथ रहता है। एसिडिक मॉलिक्यूल्स जो हमारे खून में दाखिल हो रहे होते हैं या बेसिक मॉलिक्यूल्स जो दाखिल हो रहे होते हैं खून में, हमारा जिस्म कैसे इन सबको मैनेज करता है या साथ एक दूसरे के लेकर चलता है, वो भी हमारे पीएच को इस रेंज में रखते हुए। और इसका जवाब एक ऐसी चीज़ में मिलता है जो कि खुद काफ़ी काम आती है कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे खून में ट्रांसपोर्ट करने के लिए या यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए। और ये यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम रिएक्शंस हम देख सकते हैं कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को खून में डालते हैं जो कि बुनियादी तौर पर पानी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक एक्व सॉल्यूशन में रिएक्ट करेगा यानी अपना रद्द अमल देगा। और हमारे पास कुछ एंजाइम्स हैं जो इसकी मदद करते हैं। तो ये रिएक्ट करेगा और बनाएगा कार्बोनिक एसिड। ये मैं यहाँ लिख लेती हूँ, कार्बोनिक एसिड, जो कि एक कमज़ोर या वीक एसिड है। और फिर वो अलग हो सकता है और बनाएगा बाइकार्बोनेट। ये भी मैं लिख लेती हूँ, बाइकार्बोनेट। और एक हाइड्रोजन आयन, या फिर कह लें कि हमें मालूम है कि जब ये एक पानी के मॉलिक्यूल से जुड़ता है तो ये बन जाता है एक हाइड्रोनियम आयन। तो ये सब फ़ायदेमंद कैसे है? तो जैसा मैंने कहा था कि ये असल में हिस्सा है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन का खून में, क्योंकि जहाँ तक मैंने तहकीक की है तकरीबन 5 से 10% आपके कार्बन डाइऑक्साइड का हिस्सा खून में डिसॉल्व हो सकता है या घुल सकता है और मज़ीद 10% तकरीबन हीमोग्लोबिन से जुड़ सकता है और इस तरह ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है या यहाँ से वहाँ ले जाया जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर हिस्सा जो है इसको ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है, इसको बदलने की ज़रूरत है या रिएक्ट करने की ज़रूरत है ताकि वो कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट बन सके, ताकि ट्रांसपोर्ट हो सके। आपके खून में ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड इस फॉर्म में या शक्ल में पाया जाता है, ये यहाँ पर, और ख़ास तौर पर बाइकार्बोनेट। जहाँ से मैंने पढ़ा है 80 से 90% कार्बन डाइऑक्साइड आपके खून में ट्रांसपोर्ट किया जाता है इन शक्लों में, ख़ास तौर पर बाइकार्बोनेट की शक्ल में। लेकिन इस वीडियो का ये मौजू नहीं है कि खून में कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, लेकिन ये होता है ऐसे। लेकिन जो मौजू है वो ये कि ये सब किस तरह काम करता है हमारे खून के पीएच को उसकी रेंज में रखने के, क्योंकि ये सारे इक्विलिब्रियम रिएक्शंस जो हो रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट के दरमियान, ये है एक बफर का निज़ाम या बफर सिस्टम। लिख लेती हूँ यहाँ पर, बफर सिस्टम। और जो लफ्ज़ है बफर, आमतौर पर इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ के असर को हमवार करता है या किसी चीज़ के शौक को कम करता है, और यही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। याद रखें कि ये सब इक्विलिब्रियम रिएक्शंस हैं। ये एक कमज़ोर एसिड है। आप इन मॉलिक्यूल्स के मुख्तलिफ अज्जा को भी देख सकते हैं और इनका हिसाब कर सकते हैं। आपके पास एक कार्बन यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक कार्बन यहाँ पर। आपके पास 1 2 3 ऑक्सीजन्स हैं यहाँ, यहाँ भी 1 2 3 हैं और यहाँ भी 3 हैं, और फिर 2 हाइड्रोजन्स, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। लेकिन अब सोचते हैं कि क्या होगा अगर आप खून में हाइड्रोजन आयंस को डालना शुरू कर दें। तो अगर आप डालें हाइड्रोजन आयंस तो फिर क्या होगा? तो अगर आप ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस डालेंगे, अगर ये यहाँ पर बढ़ जाए और फ़र्ज़ कर लें कि ये यहाँ आपके पास बफर सिस्टम ना हो, तो आपका पीएच कम हो जाएगा, आपका पीएच नीचे चला जाएगा, और अगर ऐसा ज़्यादा होगा तो आपको एसिडोसिस हो जाएगा। लेकिन हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास ये बफर सिस्टम है।
तो अगर आप हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो ली चैटेलियर, इसको ली शॉर्टेलियर भी कहते हैं, हम इसको ली चैटेलियर ही कहेंगे। ली शैटेलियर का प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि ये इक्विलिब्रियम रिएक्शंस बाएं तरफ जाना शुरू कर देंगे। तो जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस होंगे आपके पास खून में, उतनी ज़्यादा तवक्को होगी कि ये बाइकार्बोनेट से टकराएंगे, कुछ ऐसे कि ये बन जाएगा कार्बोनिक एसिड। और जितना ज़्यादा कार्बोनिक एसिड होगा आपके खून में, तो बहुत कम इम्कान होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर पाएगा पानी के साथ और मज़ीद कार्बोनिक एसिड बनाने के लिए। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन आयंस बढ़ेंगे, बाइकार्बोनेट इनको अपने साथ ले लेगा। तो ये इक्विलिब्रियम रिएक्शंस का सेट या ये जो मजमुआ है, ये बाएं जानिब चला जाएगा। तो पीएच पर इतना कोई ख़ास असर नहीं होगा। और इसी तरह अगर आप डालें थोड़ा बेस अपने खून में यहाँ पर, तो बजाय इसके कि ये पीएच को ऊपर ले जाए जिससे आपको शायद एल्कलोसिस हो जाए, ये बेस अब सारे हाइड्रोजन आयंस को ले लेगा और इसकी वजह से ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ये चीज़ें नीचे जाएंगी तो आपके पास ये कम होंगी रिएक्ट करने के लिए, जिससे इक्विलिब्रियम रिएक्शन बाएं तरफ जाता है। तो अब रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा दाएं जानिब जाएगा। तो इस रिएक्शन में आपके पास होगा ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो तब्दील हो रहा होगा कार्बोनिक एसिड में, जो फिर तब्दील होगा बाइकार्बोनेट में। ये पूरी चीज़ दाएं जानिब जाएगी और ये किसी हद तक खोए हुए हाइड्रोजन आयंस को रिप्लेस कर देगा या बदल देगा। तो ये यहाँ पर ये है एक बफर का निज़ाम या बफर सिस्टम। ये किसी चीज़ के असरात को कम कर देता है, इम्पैक्ट को कम कर देता है, शॉक को कम कर देता है, चाहे वो सिस्टम में हाइड्रोजन आयंस बढ़ने की वजह से हो या फिर किसी ऐसी चीज़ की वजह से जो हाइड्रोजन आयंस को कम कर रही है। तो उम्मीद है कि बफर का सिस्टम इस वीडियो से आपको कुछ हद तक समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही।